जय तो भारत बंधु। जैसा कि हमने कहा था, हम एनडीए 2023 के लिए हिस्ट्री के क्रैश कोर्स के साथ हाजिर हैं, क्योंकि 21 दिनों तक चलने वाला है। ये क्रैश कोर्स सीडीएस 2023 के लिए भी कारगर होगा। हालांकि हमारा ज़्यादा झुकाव एनडीए की तरफ होगा। हमने पहले सोचा था कि दोनों को एक ही साथ कंबाइन करके हम चला सकते हैं, लेकिन बाद में दिमाग में आया ये कि सीडीएस के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत डीप से पूछे जाते हैं, बहुत अंदर से पूछे जाते हैं, थोड़े ज़्यादा कठिन होते हैं, सब नहीं कुछ। तो उसको अगर हम पढ़ाने लगे उतना डीप में जाकर, तो ये एनडीए वाले बच्चों के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि वो उतना पढ़ कर क्या करेंगे। जब उनका इतने से काम चल जाने वाला है तो उतना पढ़ के करेंगे क्या। और केवल हिस्ट्री ही तो पढ़ाना नहीं है, इसके अलावे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ने हैं। तो ये हमने ख्याल किया और सोचा कि पहले ही बता दें। देखिए, एनडीए के लिए भी हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आप ये कोर्स करके 100% 100% सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देंगे सही सही। किसी भी भ्रम में रखना चाहते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर होती नहीं हैं। कोई उंगली बहुत बड़ी होती है, कोई उंगली बहुत छोटी होती है। तो जिनके पास दिमाग है वो तो सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़े कम दिमाग वाले हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, वो वैसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना हो। क्योंकि एनडीए अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसा डालेगा ही डालेगा जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। हालांकि वो उस पढ़ाई से ही, आपकी पढ़ाई से ही होगा, हम सब कुछ पढ़ाएंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। और जो महत्वपूर्ण विषय हैं, इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं, उनको हम ज़्यादा फोकस उस पर करेंगे, ज़्यादा अच्छे से उसको पढ़ाएंगे, ताकि आपका फ़ायदा हो। ऑन एन एवरेज हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इसको पढ़ने के बाद आप अगर ठीक ठाक एवरेज बच्चे हैं तो 80 से 90% क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। अगर 14 क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री में 56 नंबर का, तो आप उसमें से 11-12 कर ही ले जाएंगे। हाँ, देखिए, सीडीएस और एनडीए दोनों एग्जाम के क्वेश्चंस में उतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता। कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे सीडीएस में भी जो बहुत ईजी होते हैं। जैसे कि एक प्रश्न पूछा था, लगेगा तो थोड़ा हार्ड आपको, लेकिन इजी ही है। एक प्रश्न पूछा था, सीधे एकदम डायरेक्ट पूछा था कि तोलका पीएम जो पुस्तक है ये किससे रिलेटेड है। तोलका पीएम पुस्तक किससे रिलेटेड है। तो डायरेक्ट अगर आप पढ़े होंगे संगम काल, दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में संगम काल, तो उसमें देखे होंगे कि दूसरे संगीति में, दूसरे संगम में तोलका पीएम लिखा गया था, जो कि एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, सीडीएस 2022 में पूछा गया था, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं जिनको कोई पढ़ता नहीं है, जो ऐसे टॉपिक्स हैं कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है कि यहाँ से भी पूछेगा, उतना डीप में कोई पढ़ता है नहीं सारी चीज़ें। एक ये ऐसा एक प्रश्न था, ये सीडीएस 2022 में ये भी था कि क्या था कि माहिष्मती साम्राज्य किस नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है माहिष्मती साम्राज्य। तो अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि नर्मदा नदी के किनारे। आपको बताएं, जो आप सोचेंगे माहिष्मती बाहुबली फिल्म में देखे थे, यहाँ कहाँ से आ गया। हम तो इसको फिक्शनल समझ रहे थे, काल्पनिक समझ रहे थे। देखिए, काल्पनिक कहानी है भले ही, उसमें ऐसा कोई बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, कट्टप्पा, भलाल देव, शिवगामिनी देवी और देवसेना, ऐसे कोई राजा रानी राजमाता कोई नहीं थे, ऐसा कोई नाम नहीं आता है।
ये सब काल्पनिक कहानी थी। लेकिन माहिष्मती साम्राज्य वास्तविक है। कहाँ है ये? तो जो हमारे भारत का मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश है उसका जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग वही पहले माहिष्मती हुआ करता था। मध्य प्रदेश पहले अवंती कहलाती थी। अवंती के दो हिस्से थे, एक उत्तरी अवंती, एक दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, जो कि आज का उज्जैन है, और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी, जो मध्य प्रदेश में, जो एमपी में खरगोन डिस्ट्रिक्ट है, खरगोन जिला है। ये खरगोन जिले में एक महेश्वर तहसील है, महेश्वर तहसील है। इसी महेश्वर तहसील को माहिष्मती बोला जाता था। आप इतना मत सोचिएगा कि इतना छोटा सा तहसील एक साम्राज्य था, नहीं, ये बस राजधानी थी। साम्राज्य तो इसका गुजरात तक फैला हुआ था, 14 योजन तक, यानी कि 180 किलोमीटर तक। इसके संस्थापक है वंश के राजा माहियतम थे, माहियतम, माहियतम, माहियतम इसके संस्थापक थे। तो है वंश के, है वंश के माहियतम संस्थापक थे। और इसके एक प्रतापी राजा मिलते हैं जो कि मगध साम्राज्य के हर्यंक वंश के समकालीन, हर्यंक वंश में बिंबिसार के समकालीन थे, बिंबिसार के। ये सब आप पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में, हम आपको पढ़ाएंगे। तो वो राजा थे चंद्रप्रद्योत, चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत माहिष्मती साम्राज्य के ही राजा थे, दक्षिणी अवंती। इन्होंने उत्तरी अवंती पर भी अधिकार कर लिया था, और बाद में बिंबिसार से इनकी मित्रता हुई। जब बहुत रोगी थे, रोग से ग्रस्त थे, कोई वैद्य इनका उपचार नहीं कर पा रहा था, तो बिंबिसार ने अपने राज वैद्य, जो उनका पुत्र भी था जीवक, उसे भेजा। जीवक ने इनका उपचार किया, ये एकदम ठीक हो गए। इनकी मित्रता फिर बिंबिसार से हो गई, और चूंकि ये पहले ही उत्तरी अवंती को भी अपने हाथ में ले चुके थे, अब पूरा अवंती भी मगध का हो गया। बाद में मगध से अलग भी नाते हुए, इसकी मित्रता टूटी, लेकिन बाद में चंद्रप्रद्योत के उत्तराधिकारी मगध साम्राज्य से हार गए, मगध ने इन्हें हरा दिया। तो ये माहिष्मती साम्राज्य कोई काल्पनिक साम्राज्य नहीं है, वास्तविक साम्राज्य है, और नर्मदा नदी के किनारे है। किस नदी के? नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी। जानते हैं उत्तरी एमपी में ये नर्मदा नदी बहती नहीं है, दक्षिण में, एमपी के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी के किनारे माहिष्मती साम्राज्य था। तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ये कोई पढ़ता थोड़ा नहीं, माहिष्मती कोई थोड़ा नहीं पढ़ाएगा। तो कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, सब नहीं, सीडीएस की बात कर रहे हैं। अब एनडीए का देखते हैं, एनडीए का एनडीए का देखिएगा। एनडीए 1 2023 में क्वेश्चन पूछा था। एनडीए 1 2023 में क्वेश्चन पूछा, बताइए कौन से राजा ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई? इस सुनने में आपको लगेगा कि बहुत सरल प्रश्न है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को किस राजा ने बनाया? पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किस राजा ने बनाया, किसने इस्टेब्लिश किया? इसका ऑप्शन दिया था, ऑप्शन जब आप देखेंगे, इसका ऑप्शन दिया था एक बिंबिसार, दूसरा था बिंदुसार, तीसरा था अजातशत्रु, और चौथा था अशोक। अब ये ऑप्शन विकल्प देखकर दिमाग खराब हो गया, बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक और बिंदुसार। कुछ ऐसे प्रश्न एनडीए में भी पूछ लिए जाते हैं जो कि बहुत कठिन है, और सरल प्रश्न भी बड़े पूछे जाते हैं। तो सुनने में ये आसान लगा, लेकिन है कठिन। क्योंकि आप देखेंगे,
आप जब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाने वाला मगध का उदयीन था, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। लेकिन उदयीन कहीं ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। ये एनडीए का प्रश्न है। उदयीन सब जानते हैं, पढ़ते हैं, जो कि उदयीन ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले मगध की राजधानी बनाई, लेकिन उदयीन कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा। हम करें क्या? ये बिंबिसार। बिंबिसार तो हो नहीं सकता, हर्यक वंश के संस्थापक, ये रियल फाउंडर। हालांकि इनके दादाजी थे फाउंडर, लेकिन बड़ा यही मेन माने जाते हैं प्रसिद्ध। तो बिंबिसार तो के समय में तो राजगीर की राजधानी थी, जो कि आज का राजगीर है। आप कहेंगे अशोक बिंदुसार, तो अशोक बिंदुसार के बहुत पहले से ही पाटलिपुत्र राजधानी चल रही थी। अशोक के पिता बिंदुसार, उनके समय में भी पाटलिपुत्र ही राजधानी थी। उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी पाटलिपुत्र ही राजधानी थी। जिस नंद वंश का संहार धनानंद का किया, उस नंद वंश में भी पाटलिपुत्र ही राजधानी थी। तो कोई ऑप्शन सही लग ही नहीं रहा है, तो हम क्या करें? लेकिन जब आप डीप में पढ़े होंगे थोड़ा, तो आपको पता चलेगा कि जो अजातशत्रु था, उदयीन का पिता अजातशत्रु, इसने एक किला बनवाया था, पाटलीग्राम किला बनवाया था। उदयीन अपने पिता अजातशत्रु को मारने के बाद, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा और अजातशत्रु के बेटे उदयीन ने इसे मारा। जैसा अजातशत्रु ने अपने पिता के साथ किया, वैसा ही इसके बेटे ने इसके साथ किया। तो उदयीन ने जब मार दिया तो ये भय हुआ कि यहाँ पर अजातशत्रु पिताजी के समर्थक हैं, वो कहीं मुझे न मार, तो मैं राजधानी बदल दूँ। तो राजधानी इसने बदल दिया कहाँ? पाटलीग्राम, जो किला बनवाया था छोटा सा अजातशत्रु ने, वहाँ पर चला गया और बाद में उसी को अपनी राजधानी बना ली, पाटलिपुत्र नाम रखा। लेकिन बनवाया था किसने? अजातशत्रु ने उस किले को, और उसको एक राजधानी के रूप में किसने घोषित किया? तो उदयीन ने। तो अगर उदयीन ऑप्शन में देता तो उदयीन पर हम मारते, लेकिन उदयीन नहीं दिया है तो अजातशत्रु पर तुरंत मारेंगे, अजातशत्रु पर आराम से। और बहुत सरल सरल प्रश्न भी पूछते हैं एनडीए में। जैसे 2 डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम पूछा था किताब से, प्राचीन इतिहास के किताबों से। जैसे एक प्रश्न पूछा था कि ये मृच्छकटिका के लेखक कौन है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, शूद्रक। आप पढ़ेंगे शूद्रक। मृच्छकटिका को शूद्रक ने लिखा, एकदम डायरेक्ट है। एक प्रश्न और था किताब से कि ये, हाँ, जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ये प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का किसने लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? ये भी डायरेक्ट प्रश्न है। प्रयाग प्रशस्ति कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक तो हरिसेन थे। ये समुद्रगुप्त के ही दरबार के कवि थे। उन्होंने लिख दिया प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के दरबार के कवि थे। सब कुछ आप पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, कठिन प्रश्न और सरल प्रश्न दोनों ही परीक्षाओं में, एनडीए में भी, सीडीएस में भी पूछे जाते हैं। हाँ, सीडीएस का एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन, मतलब एनडीए से ज़्यादा क्वेश्चन थोड़े डीप लेवल के होते हैं। तो ऐसा नहीं है जो एनडीए में हिस्ट्री पढ़ना है वही हिस्ट्री सीडीएस में भी पढ़ना है। सीडीएस के बच्चों को भी पढ़ना है, तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को भी पढ़ना है। कोई अलग हिस्ट्री है नहीं, दोनों के लिए एक ही है। तो ये अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपके लिए भी कारगर सिद्ध हो सकता है, लेकिन हमारा ज़्यादा झुकाव एनडीए के प्रति होगा। हम अब बात करेंगे सबसे पहले, हाँ, और अब बता दें कि ऐसा कभी भी हम काम नहीं करते कि जो थंबनेल में हम दिखाते हैं उसका वर्णन करें ना। थंबनेल में आपने एक चीज़ और देखा होगा कि हिस्ट्री इज़ नॉट इक्वल टू इतिहास, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। ठीक, तो ये देखिए, हिस्ट्री से आपका परिचय कराते हैं। पहले हिस्ट्री से आपका परिचय कराते हैं। आज का क्लास इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ही है, इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ही है।
हिस्ट्री से आपका परिचय हम कराते हैं। हिस्ट्री से आपका परिचय कराते हैं। जो हिस्ट्री है, ये जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री हिस्टोरिया शब्द से आया है। कहाँ से आया है? हिस्टोरिया शब्द से आया है। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। हिस्टोरिया ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है शोध से प्राप्त ज्ञान, शोध से प्राप्त ज्ञान, शोध से प्राप्त ज्ञान। शोध से प्राप्त ज्ञान का मतलब आप शोध करें तो शोध में आपके पास दो स्रोत होते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं और एक लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं ये प्रामाणिक होते हैं, लिखे हुए होते हैं, प्रूफ है, लिखित स्रोत है, लिखित है। और जो आर्कियोलॉजिकल होते हैं पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक, पूरा माने प्राचीन, तत्व माने एलिमेंट माने पुरानी वस्तु में, जैसे कि कहीं खुदाई में मिल गया कंगाल के साथ मनके में रखा हुआ कुछ आभूषण खड़े में रखा, तो उससे अनुमान इतिहासकारों ने लगाया कि उस समय के लोग, जिस समय का ये कंगाल हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, उस समय के लोग शव के साथ जमीन में आभूषण दफनाने में विश्वास रखते होंगे। वो ये मानते होंगे कि कहीं ये आभूषण इनके साथ परलोक में जाएगा तो वहाँ पर उनकी मदद करेगा, उनके पास पैसा वैसा वहाँ पर रहेगा, वहाँ पर आराम से खा पी कर रहेंगे, ऐसा विश्वास करते होंगे। ये कल्पना की गई है, ये है प्रमाणिक बात। ये नहीं कि ऐसा ही होगा, नहीं, ये हो सकता है ऐसा हो, ये कल्पना कर ली। तो इस प्रकार से कई प्रकार की कल्पनाएं कर सकते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत से कुछ जो शोध किए हैं वो हो सकता है प्रमाणिक भी हो सकता है प्रमाणिक ना हो। शोध से प्राप्त जो ज्ञान है हो सकता है वो प्रमाणिक हो, लिटरेरी सोर्स है तो प्रमाणिक ही है, लिखित है तो, पुरातात्विक है तो अनुमान है भाई, कई सारे सत्य भी होते। तो शोध से प्राप्त ज्ञान का कोई हो सकता है कि वो प्रामाणिक भी हो और प्रमाणिक नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम जब इतिहास की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं तो माने होता है निश्चित रूप से। ये तीन शब्दों से बना हुआ है, इति, ह और आस। इति, ह और आस। इति, ह और आस तीनों मिला है तो इतिहास बना है, ठीक। तो ह का मतलब होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। आस का मतलब था और इति का मतलब ऐसा ही। तो पूरा अर्थ क्या निकला? निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। ये हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, आस था होता है, क्योंकि आप संस्कृत में जब पढ़ेंगे तो अस धातु का रूप पढ़ेंगे तो लंग लकार में भूतकाल में जाकर आसित, आसना, आसना इस तरह रूप चलता है। तो आस मतलब था होता है, ह मतलब निश्चित रूप से होता है, इति माने ऐसा ही होता है। संस्कृत के शब्द हैं, इन्हीं से बना हुआ है। तो निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। अब जहाँ निश्चितता आ जाए, इतिहास का मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। ये निश्चित है कि ऐसा ही हुआ था, कुछ दूसरा नहीं हुआ था, ऐसा ही हुआ था। तो निश्चितता आ जाए जहाँ पर, इसका मतलब कि वो बात 100% प्रामाणिक है, प्रामाणिक है, उसमें कोई संदेह नहीं है, प्रामाणिक है। तो हिस्ट्री प्रामाणिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इतिहास हमेशा प्रामाणिक ही होगा। ये अंतर है इतिहास और हिस्ट्री में। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास इज नॉट इक्वल टू हिस्ट्री। और ये हम बात सब जो कर रहे हैं ये अपने मर्जी से कुछ नहीं कह रहे हैं। ये सब, ये जो हिस्ट्री, हिस्टोरिया, शोध से प्राप्त ज्ञान, ये जो बातें हमने कही हैं, ये किताब है हिस्टोरिकल थॉट्स एंड हिस्टोरियोग्राफी बाय डॉक्टर मनु शर्मा एंड संतोष कुमार। उस किताब में पूरा लिखा गया है, दिया गया सब विवरण, आप देख सकते हैं, गूगल पर भी इसका PDF उपलब्ध है। तो हमने यहाँ अब देखिए,
तो देखिए, आप जानते होंगे कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को हिस्ट्री का पिता कहा जाता है, माना जाता है, ये है नहीं। क्यों माना जाता है? क्योंकि रोमन दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर सीसरो ने ऐसा कहा था। रोमन के दार्शनिक थे, फिलोसोफर सीसरो, रोम के। सीसरो ने कह दिया था हिस्ट्री, हेरोडोटस को हिस्ट्री का पिता। इन्होंने सबसे पहले बुक लिखी थी हिस्ट्री पर, हिस्टोरिका। क्या लिखी थी? हिस्टोरिका। तो सीसरो ने कह दिया कि ये हिस्ट्री के पिता है। कह दिया तो लोगों ने मान भी लिया कि ये पिता है नहीं, मान लिया है। ठीक वैसे ही जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है नहीं, उन्हें मान लिया गया है। आप में से कुछ लोग भड़क जाएंगे, लेकिन हम सत्य बात बोल रहे हैं, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, आरटीआई की रिपोर्ट बोल रही है, सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की रिपोर्ट बोल रही है। क्या, कैसे? आपको बताओ, 10 साल की बच्ची थी, 10 साल की बच्ची थी ऐश्वर्या पराशर, इसने आरटीआई फाइल किया। आरटीआई में पूछा कि गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्या उन्हें ऐसी कोई उपाधि दी गई थी? तो उत्तर आता है कि नहीं, गांधी जी को हमने ऐसी कोई उपाधि नहीं दी है। गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं है, गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं है। तब ये एक अर्जी लगाती है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास पत्र लिखती है, पीएम और प्रेसिडेंट के पास ये पत्र लिखती है बच्ची, और कहती है कि आप एक अधिसूचना जारी करके इन्हें घोषित करें, आप एक अधिसूचना जारी करके इन्हें घोषित करें कि ये राष्ट्रपिता हैं। अधिसूचना आप जारी करें और इन्हें राष्ट्रपिता घोषित करें। इस अर्जी को पीएमओ ऑफिस होम मिनिस्ट्री के पास पहुंचाती है, और होम मिनिस्ट्री से कहती है कि ऐसा हम कर सकते हैं। तो होम मिनिस्ट्री उत्तर क्या देती है? कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या मजबूरी है? तो संवैधानिक मजबूरियों का हवाला देती है। क्या संवैधानिक मजबूरी? तो ये कहती है, भैया आर्टिकल 18 का नाम आपने सुना होगा, आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 का नाम सुना होगा। हाँ, तो क्या ये एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल की बात करता है, एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल की बात करता है। ये कहता है कि बस 2 क्षेत्र, एक मिलिट्री और एक एजुकेशन, इन दोनों को छोड़कर हम किसी भी फील्ड में किसी को भी कोई उपाधि नहीं दे सकते हैं, कोई ऐसी टाइटल, ऐसा वैसा टाइटल नहीं दे सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। तो लीगली गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं है, ठीक, इन लोग मानते हैं। तो क्या कहते हैं, एक और ऐसा ही भ्रम है कि हॉकी जो है हमारा राष्ट्रीय खेल है, वो भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट के एक स्कूल टीचर ने आरटीआई फाइल की और पूछा कि हॉकी को किस वर्ष राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया गया। तो उसमें रिप्लाई आया कि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है ही नहीं, क्योंकि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो हर खेल को इक्वली प्रमोट करे, इनकरेज करे। तो ऐसा नहीं है, ठीक। तो ठीक वैसे ही जैसे हॉकी राष्ट्रीय खेल है नहीं लेकिन लोग मानते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है नहीं लेकिन लोग मानते हैं, वैसे ही हेरोडोटस हिस्ट्री के पिता हैं नहीं, लोग मानते हैं। क्योंकि सीसरो ने एक बार कह दिया था, इसलिए हम मानने लगे। सीसरो ने कह दिया था। है, ये सब बातें हैं। इतिहास की अगर आप कोई भाषा पूछेंगे तो बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। कोई बोलता है स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री, अतीत का अध्ययन ही इतिहास है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कई लोग तो 5-6 लाइन का डेफिनेशन दे देते हैं। लेकिन हमको जो सबसे सुंदर डेफिनेशन लगता है वो जी.आर. एल्टन का, जी.आर. एल्टन का डेफिनेशन लगता है। जी.आर. एल्टन कहते हैं, जी.आर. एल्टन कहते हैं, इन खत्म है, भरना पड़ेगा, भर के, हाँ।
हाँ, तो जी आर एल्टन कहते हैं, जी आर एल्टन कहते हैं, इतिहासकार जो लिखता है वही इतिहास है, बहुत ही सरल। इतिहासकार जो लिखते हैं वही इतिहास है, इससे सरल कोई परिभाषा है नहीं। तो ये तो सब बातें हो गई हिस्ट्री की। अब देखिए, हमने हिस्ट्री के पहले वॉल्यूम एंशिएंट हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या क्या है, इसका एक इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। उसके बाद से कल से क्लास शुरू होगी बढ़िया से। क्या क्या हमें पढ़ना है ये देखते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो हम पाषाण काल पढ़ेंगे, स्टोन एज पढ़ेंगे सबसे पहले। ये प्री हिस्ट्री का पार्ट है। ये हिस्ट्री जो है ये 3 भागों में बटा है। एक प्री है, जिसे प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक एज। एक प्रोटो है, जिसे आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं, प्रोटो आद्य। और एक हिस्टोरिक ऐतिहासिक इतिहास, हिस्टोरिक हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, एक प्रोटो हिस्ट्री, एक हिस्टोरिक हिस्ट्री। माने एक प्राग ऐतिहासिक इतिहास, एक प्रोटो इतिहास, एक आद्य इतिहास और एक ऐतिहासिक इतिहास। ये 3 खंड बनाए गए हैं। इसमें प्री जो है, प्री में हम स्टोन एज पढ़ते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में स्टोन एज पढ़ते हैं, पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटो में, आद्य में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। और हिस्टोरिक ऐतिहासिक इतिहास का फर्दर 3 डिवीजन है, एक एंशिएंट है, एक मेडिवल है, एक मॉडर्न है। एंशिएंट है, मेडिवल है और एक मॉडर्न है। तो लोग क्या करते हैं कि ये जो प्री प्रोटो है, इन दोनों को ही एंशिएंट में मिला देते हैं और पढ़ाते हैं। मिला सकते हैं, मान सकते हैं, एंशिएंट में मानने में क्या हर्ज है। तो जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री है पहला वॉल्यूम, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है एनडीए की दृष्टि से, वो हैं 3। एक आपका यही है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और दूसरा है आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों। इसका तीसरा है महाजनपद काल। सबसे अधिक प्रश्न इन्हीं तीनों टॉपिक से पूछा जाता है, इसलिए इन तीनों टॉपिक्स पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। हम देखिए, तो पहले हम स्टोन एज पढ़ लेंगे, फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, जिसका कालखंड 2650 से 1900 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक बताया जाता है। बहुत लोग 2500 से 1750 तक भी बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि 2650 से 1900 तक सिंधु घाटी। अब देखिए, इसमें बड़ा लोगों को भ्रम है कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता है कि हड़प्पा सभ्यता है। ये दोनों क्या है? कोई बोलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, कोई बोलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है? और एक है तो कैसे है, अलग अलग है तो कैसे है? देखिए, इंडस वैली और हड़प्पा, सबसे पहले जब सिविलाइजेशन की खोज की गई तो इसके अधिकतर साइट्स, इसके क्षेत्र, लाइट कट गया। हाँ, तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज की गई तो उसके अधिकतर साइट्स जो थे वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पास में किनारे मिले। इसलिए इस सभ्यता का नाम उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया, सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। क्यों सिंधु घाटी रखा गया? क्योंकि अधिकतर जितने भी साइट्स मिले थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सब सारे चंदोदड़ो, सब जो थे ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले थे, रंगपुर, सुरकोटेदार, सब। इसलिए नाम रख दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन बाद में देखा गया कि यहीं तक सीमित नहीं है, बहुत दूर तक है, तो उत्तर प्रदेश तक भी फैला हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है? बस केवल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही है? कैसे कह सकते हैं? तो क्या नाम रखा जाए? लोगों ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहला साइट कौन मिला था, सबसे पहला क्षेत्र? तो सबसे पहला तो हमें मिला था हड़प्पा। क्या मिला था सिंधु घाटी में? सबसे पहले हड़प्पा मिला था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जो भी सिंधु नदी की सहायक नदी है, तो हड़प्पा सबसे पहला शहर मिला था।
तो एक काम करो, जो सबसे पहला शहर मिला था उसी शहर के नाम पर इस सभ्यता के नाम रख दो, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। लोगों ने कहा ठीक है भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन है। कुछ कह नहीं नहीं हम पुराना वाला ही मानेंगे, सिंधु घाटी ही मानेंगे। तो लोगों ने दोनों को मान लिया, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहो चाहे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहो, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, अलग नहीं है। तो ये तो बात हो गई सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद हम जब प्राचीन इतिहास में प्रवेश करते हैं वैदिक काल में, तो वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था। 1500 से 600 तक, 1520 से 620 तक चला था। तो इसमें भी दो पार्ट थे, पूर्व वैदिक काल एक उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल था वो 1000 तक था, 1000 BC तक था। 1500 से 1000 BC तक पूर्व वैदिक काल था, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद लिखे गए थे। अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ये जो पूर्व वैदिक काल था वो कर्म प्रधान था, जो जैसा कर्म करता था वैसी उसकी जाति होती थी। जो उत्तर वैदिक काल था वो वंश प्रधान था, जो जिस वंश में उत्पन्न होता था वही उसकी जाति हो जाती थी। तो ये सब हम वैदिक काल में पढ़ेंगे। इसके बाद वैदिक काल के बाद हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। ये 550 ईसा पूर्व 450 ईसा पूर्व मिला के चला आसपास, सब देखेंगे डिटेल में। इसके बाद हम देखेंगे बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे उसी में देखेंगे कि एक ग्रंथ है उसका अंगुत्तर निकाय। उस अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में भारत के 16 महाजनपदों का जिक्र है। तो वहीं से हम महाजनपद काल शुरू कर देंगे। क्या शुरू कर देंगे? महाजनपद काल शुरू कर देंगे। अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों से ही हम महाजनपद काल शुरू करेंगे पढ़ना। बौद्ध धर्म के बाद हम जो है वो हम महाजनपद काल में आ जाएंगे। जैन धर्म पढ़ेंगे, इसके बाद फिर बौद्ध पढ़ेंगे, और बौद्ध के बाद हम अंगुत्तर निकाय से आ जाएंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल में हम देखेंगे मगध, क्योंकि मगध ही वो राज्य था, वो साम्राज्य था जिससे पूरे भारत का विस्तार हुआ, जो पूरे उत्तर भारत पर अपना कब्जा जमा लिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान तक पहुंच गया। पहले सब भारत में था, तो उत्तर प्रदेश तो उत्तर भारत में पूरा अधिकार करने वाला मगध साम्राज्य, दक्षिण के भी कुछ हिस्सों में अधिकार करने वाला मगध था, जो इतना छोटा था। हमारा जो अभी का बिहार है, तो बिहार में उस समय 3 महाजनपद आते थे। एक था आपका मगध, एक था अंग, और एक था वज्जी। अंग वही अंग नरेश कर्ण वाला अंग। तो अंग, वज्जी जो वैशाली है वज्जी, और मगध, ये तीनों महाजनपद बिहार में ही आते थे, बिहार में ही। अंग का कुछ हिस्सा झारखंड में पड़ता है, झारखंड तो पहले बिहार में था। तो मगध इतनी सु था और बढ़ के इतना बड़ा हो गया, इसलिए हम मगध से ही शुरू करेंगे, मगध से शुरू करेंगे और देखेंगे मगध में हर्यंक वंश को। हर्यंक वंश से असली इतिहास शुरू होता है। हालांकि एनडीए के पाथफाइंडर बुक में मेंशन है कि हर्यंक वंश पहली डायनेस्टी नहीं थी। इसको बहुत लोग मानते हैं कि हर्यंक वंश पहली डायनेस्टी थी मगध वंश की, मगध की। लेकिन एनडीए के पाथफाइंडर में लिखा है कि ये पहली डायनेस्टी नहीं थी, इससे पहले भी 2 डायनेस्टीज थी। इनके बारे में उतनी जानकारी नहीं मिलती। उसमें से एक था प्रद्योत वंश और एक था बरहद्रथ वंश। बरहद्रथ वंश जो था, बरहद्रथ इसके संस्थापक थे, और बरहद्रथ का ही बेटा था जरासंध, जो श्री कृष्ण में दिखाता है जरासंध। तो बरहद्रथ का ही बेटा था वो जरासंध। इसके विषय में उतनी जानकारी इन्हें नहीं मिली है, प्रद्योत वंश के बारे में, बरहद्रथ वंश के बारे में। लेकिन कहते हैं कि हाँ ये 2 वंश थे, उसके बाद हर्यंक वंश आया। हर्यंक वंश के वैसे तो फाउंडर ये बिम्बिसार के दादाजी थे, उनका नाम नहीं पता चलता है। बिम्बिसार के दादाजी, लेकिन रियल फाउंडर एकदम एक्चुअल माना जाता है बिम्बिसार को, क्योंकि इन्होंने विस्तार करना शुरू किया था। तो बिम्बिसार के बारे में पढ़ते हैं। बिम्बिसार के बाद हम इसका पुत्र अजातशत्रु आता है, तो अपने पिता को मार देता है। इसे पितरहंता भी कहा जाता है अजातशत्रु को। अजातशत्रु के बाद इसका बेटा उदयन आता है। अजातशत्रु ने वैशाली को जीता था, वज्जी को, अपने गुप्तचर वर्षकार की सहायता से, और इसने राजगीर की किलाबंदी भी कराई थी। राजगीर उसमें राजधानी थी बिम्बिसार की। उदयन ने मारा पिता को और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उदयन
उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई। उदयन का बेटा नागदशक ने अपने पिता को नहीं मारा। तो इसका जो सेनापति था शिशुनाग ने कहा कि आपने अपने वंश की परंपरा का पालन नहीं किया। अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा, आपके दादा ने आपके दादा ने आपके परदादा को मारा, आपके पिता ने आपके दादा को मारा, आपने नहीं मारा। आपने अपने वंश की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया। आप सुधर गए और इस दुनिया में बिगड़ा हुआ रहना बहुत जरूरी है। जो सुधर गया वो गया ऊपर। कहते शिशुनाग मार दिया नागदशक को। तो शिशुनाग नागदशक को मार दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। तो शिशुनाग वंश आ गया। इसके बाद शिशुनाग वंश के बारे में शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाई। वही भय था जो उदयन को अजातशत्रु के बारे में था। इसके समर्थक हमें हैं कुछ, तो वही शिशुनाग को भी भय था, तो वैशाली को किया अपना राजधानी। इसके बाद इसका बेटा कालासुर जो था, कालासुर इसने जब बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति कराई, दूसरा सम्मेलन, दूसरा धर्म सभा कराया, तो वैशाली में उतनी भीड़ नहीं हुई, लोग आए नहीं। इसलिए इसने अपने राजधानी को बदल के पाटलिपुत्र फिर से कर लिया। तो फिर से उदयन के बाद दोबारा अपनी राजधानी बदल के पाटलिपुत्र करने वाला कौन था? कालासुर था। फिर से इसने पाटलिपुत्र कर लिया। कालासुर के बाद इसका अंतिम शिशुनाग का वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन को मारा महापद्मनंद ने। महापद्मनंद नाई का काम करता था, दाढ़ी बना रहा था, जिस छुरे से दाढ़ी बना रहा था उसी से काट दिया नंदीवर्धन को, और उसके बाद से अपना राज्य स्थापित कर लिया। नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश महापद्मनंद के बारे में धारावाहिकों में तो बहुत गलती सलती दिखाता है कि ये था वो था, यास था, बस कुछ करता नहीं था, बहुत डरपोक था, ये था, ऐसा था वैसा था, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत गजब का, एकदम बहुत सर्व क्षत्रांतक इसको कहा जाता था, सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला, ये कराट कहा जाता था। कलिंग पर सबसे पहले आक्रमण इसी ने किया था। सब क्षत्रियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। शूद्र था ये, और क्षत्रियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। तो इसने इस भ्रम को दूर कर दिया था कि केवल क्षत्रिय ही राज कर सकते हैं। शुद्रथा राज किया इसने, और सर्व क्षत्रांतक की उपाधि धारण की, एक राट की उपाधि धारण की। कलिंग पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला यदि प्रश्न पूछा जाए तो बताइएगा कौन था? तो महापद्मनंद था। इसका बेटा धनानंद, उसी के समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ, वो भी हम देखेंगे सिकंदर का आक्रमण। और नंद वंश मिटा और उसके बाद मौर्य वंश आया। चाणक्य और चंद्रगुप्त की सहायता से मौर्य आया, चंद्रगुप्त शासक बने। मौर्य वंश में अब बिंदुसार आते हैं, उसके बाद अशोक आते हैं। अंतिम जो शासक होते हैं मौर्य वंश के वो बृहद्रथ होते हैं। बृहद्रथ को उनके सेनापति पंडित पुष्यमित्र शुंग मारते हैं, जो कि बृहद्रथ एकदम अयोग्य शासक थे। हमेशा सेना की निंदा और हमेशा अपने ऐशो आराम में मशगूल रहते थे। उस समय दो विदेशी आक्रांता, यवन आक्रांता डेमेत्रियस और मेनांडर बार बार आक्रमण कर रहे थे। अपना पंडित पुष्यमित्र शुंग लेकर बार बार सेना जा रहे थे आक्रमण करने के लिए, बुला ले रहे थे, जाओ हमें युद्ध नहीं चाहिए। एक दिन सेना के परेड में सेना का अपमान किया, इनसे सहा नहीं गया। पंडित पुष्यमित्र शुंग ने इन्होंने सीधा गला काट दिया और मंत्रिपरिषद में जाकर कहा कि मैंने गला काट दिया है, राजा का वध कर दिया है, आपको जो सजा देनी है दीजिए। मंत्रिपरिषद ने कहा नहीं, आज से आप हमारे राजा हैं। लेकिन उन्होंने ये कभी राजगद्दी पर नहीं बैठे, कभी मुकुट नहीं पहना, अपने वही ब्राह्मण की वेशभूषा में रहे और राज्य का कार्यभार संभाला। और इनके समय में राज्य एकदम ऊंचाइयों पर, जो एकदम मतलब मगध टूटने वाला था, वो फिर से जुट गया और इन्होंने मेनांडर डेमेत्रियस दोनों को भगा दिया। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को वासुदेव ने मारा और कर्ण वंश की स्थापना की। शुंग के बाद कर्ण आता है, मौर्य के बाद शुंग आएगा और शुंग के बाद हम कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। कर्ण के बाद सातवाहन आता है। सातवाहन ध्यान दीजिएगा कि शुंग, कर्ण, सातवाहन तीनों जो है ये ब्राह्मण वंश थे, ब्राह्मण राजा थे। सातवाहन के सबसे प्रसिद्ध राजा थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। इनको जीपीएस लिख रहे हैं, जीपीएस गौतमीपुत्र सातकर्णी सबसे प्रसिद्ध। इन्होंने ही पूरे भारत को जीता लेकिन राज्य अधिकार अपने हथियाया नहीं, वहाँ के राजा को सौंप दिया। मातृ सत्तात्मक इनके शासन में राज्य हुआ करता था गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय में।
इन्होंने नहपान ये क्या कहते हैं, नहपान को ये हमारे कौन शासक था वो, नहपान शक शासक, हाँ शक शासक नहपान को हराया। डेमेत्रियस का भी वध किया, बहुत गजब के शासक थे। इसके बाद हम देखेंगे कर्ण और सातवाहन हो गया। इसके बाद आपके विदेशी शासकों के बारे में देखेंगे कि किस तरह से मध्य एशिया ईरान के हुंड शासकों से भयभीत होकर जो आपके कुषाण शासक थे खुडुल कडफिसस, वो भारत आए, कुषाण वंश की स्थापना की। और इसी कुषाण वंश के जो राजा थे कनिष्क, कुषाण के राजा कनिष्क थे, बहुत ही प्रसिद्ध कनिष्क, इन्होंने ही चाइना के रेशम मार्ग पर कब्जा किया था, सिल्क रूट पर। कनिष्क कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध हैं समुद्रगुप्त। इन्हें धरणीबंध कहा जाता है, धरती को बांधने वाले समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जो विक्रमादित्य द्वितीय थे, उनके समय में आया था फाइयांग बौद्ध भिक्षु, बौद्ध यात्री, चाइना का विदेशी यात्री फाइयांग आया था, जिसकी किताब है फोक युक्की। इनके समय में गुप्त वंश का संहार हुआ। स्कंदगुप्त जब थे, राजा स्कंदगुप्त को हुंड शासकों ने मार दिया, जिनके भय से कुषाण आए थे, वही हुंड शासक ईरान से यहाँ पर आकर स्कंदगुप्त को मारा, और फिर गुप्त वंश खत्म हो गया। गुप्त वंश खत्म हो गया तो उसके बाद आया वर्धन वंश। वर्धन वंश आया। वर्धन वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन, जो जीवन भर अविवाहित रहे, अपने बहन के अंगरक्षक बन के रहे, कोई राजा की उपाधि धारण नहीं की, पर राज्य का कार्यभार संभाला। उनके भाई और उनके बहनोई को मार दिया था शशांक ने, उसका बदला लिया उन्होंने, और बहन का अंगरक्षक बन के रहे, कन्नौज पर राज किया पूरा हर्षवर्धन। उनके समय में आया था ह्वेनसांग। ये दोनों बड़े ही प्रसिद्ध हैं, फाइयांग और ह्वेनसांग। हमेशा प्रश्न पूछता है फाइयांग किसके समय में आया था, उसकी किताब फाइयांग, और एक ह्वेनसांग। तो याद रखिएगा, फाइयांग की किताब थी फोक युक्की और ह्वेनसांग की किताब थी सी युक्की। फोक युक्की और सी युक्की, फोक युक्की और सी युक्की, ठीक, फोक युक्की और सी युक्की, ये सब बातें। तो वर्धन वंश के बाद जो है आपका हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजनीतिक शून्य हो जाता है, छा जाता है। 200 वर्षों तक कोई नहीं रहता है। 200 वर्ष बाद यशोवर्मन आते हैं। यशोवर्मन से पिछले एग्जाम में एनडीए 1/2023 में पूछ लिया था कि निम्नलिखित में से कौन कन्नौज के शासक थे। कन्नौज के तो हर्षवर्धन थे, लेकिन यशोवर्मन के विषय में कोई जानता नहीं। ऑप्शन में यशोवर्मन था और 2-3 ऑप्शंस थे, 3 ऑप्शंस अलग अलग। तो यशोवर्मन नहीं, ऐसा पूछा था कि यशोवर्मन किस राज्य पे शासन करते थे, कहाँ पे शासन करते थे। उसमें कन्नौज दिया था, मेवाड़ दिया था, मारवाड़ दिया था, ऐसे करके दिया था। तो यशोवर्मन जो थे वो कन्नौज पर राज करते थे। इनके विषय में ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है। इनका वंश कौन सा था, इनका प्रारंभिक जीवन के बारे में उतनी ठोस जानकारी मिलती नहीं है, लेकिन एक मत है कि ये मौर्य वंश के वंशज थे। तो यशोवर्मन वो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 200 वर्ष बाद आते हैं, 700 ईस्वी के करीब आते हैं, अरब आक्रांताओं से पहले। यशोवर्मन कन्नौज पर शासन करते हैं। तो यशोवर्मन से प्रश्न पूछा था। अच्छा, यहाँ से अब उत्तर भारत का प्राचीन इतिहास खत्म होता है और दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास को हम देखते हैं। दक्षिण भारत में संगम काल से जानकारी मिलती है हमें। उसके बाद हम उसमें चेल चोर पांड्य के बारे में पढ़ेंगे। पांड्य के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे, सेन वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे और हमारा प्राचीन इतिहास खत्म होगा। उसके बाद से हम मध्यकालीन इतिहास में आएंगे। ये सब बातें रहीं। आज का ये इंट्रोडक्शन क्लास रहा, इंट्रोडक्टरी क्लास रहा। अब इसके बाद कल से हमारी क्लास बढ़िया से शुरू होगी। कोई कन्फ्यूजन होगा तो पूछिएगा, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। तो जय तो भारतम, जय तो भारतस्य संस्कृते, जय श्री राम।